साथियों नमस्कार। तो आइए आज के वीडियो में हम एक म्यूजिक का प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। आने वाले बीपीएससी TRE 4 स्टेट सीटेट नेट JRF सभी परीक्षाओं में जिसमें संगीत से प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए यह वीडियो बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रबंध की धातुओं से संबंधित नहीं है? प्रबंध की धातुओं से, ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर बता दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा आपका तेनक, ठीक है जी। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या लिख रहा है, व्याख्या इसमें लिखा गया है, उद्ग्राह ध्रुव मेलापक आभोग के प्रबंध की 4 धातु से संबंधित है। तेनक प्रबंध की 6 अंग से माने जाते हैं, ठीक है जी। देखिए 6 पहला स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ और छठा ताल है, ठीक है जी। देखिए प्रबंध की 5 जाति मानी गई है। तो कौन कौन है? मेदिनी, आनंदिनी, दापिनी, भाड़िनी और तरावली, ठीक है जी। तो इसका व्याख्या आपने देखा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पूछा गया है, ध्रुवा गीता, ध्रुवा गीत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ध्रुवा गीत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा आपका नाट्य शास्त्र में, ठीक है जी। इसकी व्याख्या को देखिए। व्याख्या इसका लिखा गया है, ध्रुवा गीत का उल्लेख भरत द्वारा लिखा गया नाट्य शास्त्र के 32वें अध्याय में मिलता है, ठीक है जी। नाट्य शास्त्र ग्रंथ 200 से 400 ईस्वी पूर्व में लिखा गया है। भरत ने इस ग्रंथ की रचना नाट्य को सामने रखकर की थी। इसमें 36 अध्याय है। इसके अंतिम अध्याय 28 से लेकर 33 तक संगीत को समर्पित अध्याय है, ठीक है जी। तीसरा सवाल है, देखिए तीसरा सवाल में पूछा गया है, कैवाड़ शब्द किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कैवाड़ शब्द किससे संबंधित है। तो तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रबंध से संबंधित है, ठीक है जी। इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या इसका देखते हैं। देखिए व्याख्या में लिखा गया है, कैवाड़ शब्द प्रबंध से संबंधित है। देखिए मतंग के काल 8 ईस्वी में देसी संगीत में असंख्य प्रबंधों का निर्माण हो चुका था। इसमें से कुछ नाम है, कंद, आर्या, गाथा, द्विपदी, त्रिपदी, चतुरंग, मात्रिका, वास्तु, हंसपद, गजलीला, कैवाट, एटा आदि, ठीक है जी। तो अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 4 नंबर। देखिए 4 नंबर सवाल लिखा जा रहा है, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा लंघन मूलक अल्पत्व का उदाहरण है? लंघन मूलक अल्पत्व का उदाहरण कौन है? तो 4 का सही उत्तर बताइए। 4 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अलहैया बिलावल के आरोह में मध्यम, ठीक है जी। तो ये लंघन मूलक अल्पत्व का उदाहरण है, अलहैया बिलावल के आरोह में मध्यम का यूज। देखिए इसमें पढ़िए, व्याख्या लिखा गया है, अलहैया बिलावल में आरोह में मध्यम लंघन मूलक अल्पत्व का सूचक है। यह राग बिलावल थाट का है। जाति इसकी साडो संपूर्ण है। वादी धैवत और संवादी गंधार है। गायन समय इसका प्रातःकाल है। उत्तरांग प्रधान राग है। न्यास के स्वर है षडज, ऋषभ और पंचम। सम प्रकृति राग है इसके राग बिलावल, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछा गया है, सही क्रम बताना है। इसमें सही क्रम आपको बताना है। तो सही क्रम आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 का क्या होगा जी? तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 5 का हो जाएगा बी। देखिए पहले मेदिनी, उसके बाद आनंदिनी, उसके बाद दीपनी, उसके बाद भावनी, उसके बाद तारावली, ठीक है जी। तो ये क्रम सही है बी, ठीक है जी। इसकी व्याख्या देख लीजिए आप। ये प्रबंध के जाति अंग हैं, ठीक है जी। मेदिनी में 6, आनंदिनी में 5 और दीपनी में 4, भावनी में 3, तारावली में 2 अंग होते हैं, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है आपको, ठीक है जी। तो आपको सवाल 6 का देखिए, सूची 1 में संगीतज्ञों का नाम दिया है और सूची 2 में दिया है आपका वाद्य यंत्र। तो किससे कौन संबंधित है आपको बताना है। तो 6 का सही उत्तर बताइए। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा 3, मतलब मंजी खान जो है ख्याल से संबंधित है। उसके बाद बी का क्या हो जाएगा जी? तो बी का हो जाएगा आपका ध्रुपद, बहराम खान जो है ध्रुपद से संबंधित है। और सी का क्या हो जाएगा जी? तो सी का हो जाएगा आपका सी का 2, मतलब आपको बरकतुल्ला खान जो है सितार वादक हैं और सजाद मोहम्मद आपको जो है सुर बहार के वादक हैं, ठीक है जी।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो यहाँ 1 का 3 हो गया, उसके बाद आपका बी का हो गया 4 और सी का हो गया 3, नहीं सी का 2 हो गया, सी का 2 हो गया, सी का 2 हो गया और उसके बाद आपका डी का 1 हो गया। ठीक है, तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 आपको 3 4 2 1 देखना है किस में है, तो 3 4 2 1 देखिए 3 4 2 1, 3 4 2 1 आपको डी में दिख रहा है। ठीक है जी, 3 4 2 1 देखिए डी में लिख रहा है। तो अगला सवाल आपको पढ़ना है, 7 नंबर आपसे पूछा गया है। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर लिखा गया है कि जर जनरल कर्नैल के नाम से प्रसिद्ध थे। जनरल कर्नैल के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अली बख्श और फतेह अली। ठीक है जी, जनरल और कर्नैल के नाम से अली बख्श और फतेह अली प्रसिद्ध थे। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपको 8 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, कथन और कारण दिया है, आपको बताना है। तो 8 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो 8 का सही उत्तर बताइए, आपका लिखा गया है कथन में कि रामपुर सहसवान घराना ग्वालियर घराने से प्रभावित है। तर्क दिया गया है, रामपुर सहसवान घराने के मुश्ताक हुसैन और निसार हुसैन ग्वालियर के हद्दू खां के शीशे थे। ठीक है जी, तो 8 का सही उत्तर बताइए। 8 का क्या होगा जी? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। आपको ए सही है लेकिन आर गलत, कथन सही है कारण गलत है। तो कौन दिया, किस में दिया है? ए सही है आर गलत किस में दिया है? तो आपका दिया है सी में। ठीक है जी, आंसर क्या हो जाएगा जी? सी। इसकी व्याख्या को देख लीजिए, व्याख्या तो रामपुर सहसवान घराना ग्वालियर घराने से प्रभावित है, ये सही है। ठीक है जी, 9 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है। 9 नंबर सवाल लिख रहा है, निम्नलिखित में कौन सा राग संधि प्रकाश है? तो संधि प्रकाश राग आपको बताना है। संधि प्रकाश राग कौन है? तो 9 का बता दीजिए। 9 का आपको हो गया पुरिया। ठीक है जी, पुरिया। ठीक है, पढ़िए इसका डिटेल पढ़िए। लिखा है पुरिया राग संधि प्रकाश राग की श्रेणी में आता है। देखिए पुरिया मारवा थाट से उत्पन्न है और मारवा में ऋषभ कोमल लगता है और मध्यम तीव्र लगता है। जाति इसकी साडो साडो वादी गंधार संवादी निषाद है और न्यास के स्वर गंधार निषाद है। गायन समय इसका सायंकाल। संप्रकृति राग इसका है मारवा और सोहनी। ठीक है जी, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 10 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो आप जानते हैं विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी किए थे। 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी किए थे। 1901 में किए थे लाहौर में। ठीक है जी, इसका डिटेल पढ़िए, व्याख्या इसका पढ़ते हैं। गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना 1901 में लाहौर में विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी द्वारा किया गया। इनका जन्म 18 अगस्त 1872 को महाराष्ट्र के कुरुद्वाड़ नामक स्थान पर हुआ था। 1908 में बम्बई में गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की गई। पंडित जी ने वर्ष 1909 में संगीत अमृत प्रवाह नामक एक संगीत पत्रिका का भी संपादन किया था। 11 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, मोघूबाई कुर्डीकर के गुरु कौन कौन थे? मोघूबाई कुर्डीकर के गुरु कौन कौन थे आपको बताना है। तो 11 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका अलादिया खान थे, हैदर खान थे और बिलायत हुसैन खान थे। ठीक है जी, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, मोधुबाई कोडिकर के गुरु अलादिया खान, हैदर अली खान, बिलायत हुसैन खान जी थे। इनका जन्म 15 जुलाई 1904 को और मृत्यु इनका 10 फरवरी 2001 को हुआ था। ठीक है जी, मोगू जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1968 में मिला और पद्म भूषण 1974 में मिला था। ठीक है जी, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। एक तरफ आपको घराना दिया है, एक तरफ संगीतज्ञों का नाम दिया है। तो 12 का सही उत्तर बताइए। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए का क्या हो जाएगा जी? ए का बिलायत खान जी थे इटावा से, बिलायत खान इटावा से। ठीक है जी, ए का 4 हो गया, ए का 4 हो गया। बी का 1 हो गया, बी का देखिए बी का 1 हो गया। आशिक अली खान कहाँ? तो जयपुर सेनिया घराना, 1 हो गया, इसका 4 हो गया। उसके बाद देखिए सी का क्या हो जाएगा जी? तो सी का आपका हो जाएगा 2 नंबर। सी का होगा 2। शरण रानी जो थी मैहर सेनिया घराने से थी
और अली जाफर खान जो थे इंदौर बीकानेर। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। तो 4-1-2-3, 4-1-2-3 कहाँ दिया है? 4-1-2-3 देखिए, 4-1-2-3 तो बी में दिया है। 4-1-2-3 किस में दिया है? तो बी में दिया है। ठीक है, इसका पढ़ लीजिए, व्याख्या पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न आपसे देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, 13 नंबर सवाल है। 13 नंबर सवाल लिखा है कि रामामात्य ने अपने पुस्तक स्वर मेल का निधि में कितने मेल का वर्णन किया है? तो 13 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, 13 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका 20 मेल का। ठीक है जी, व्याख्या पढ़ लीजिए, इसका व्याख्या पढ़िए। रामामात्य ने स्वर मेल का निधि में मेलों की संख्या 20 मानी है। इस ग्रंथ का 1550 में रामामात्य द्वारा लिखा गया है, रचना हुआ। इस ग्रंथ के 5 भाग हैं। पहला भाग उपोद्घात है, उपोद्घात प्रकरण है। दूसरा स्वर प्रकरण है। तीसरा बीरा प्रकरण है। चौथा मेल प्रकरण है। पांचवा राग प्रकरण है। पंडित जी ने देसी और मार्गी संगीत का वर्णन किया है। 7 शुद्ध और 7 विकृत स्वरों का वर्णन भी मिलता है। इन्होंने 20 मेल से 63 जन्य रागों को 3 भागों में बांटा है, उत्तम, मध्यम और अधम। 3 भाग कौन है? उत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या है। देखिए 14 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, सारंगदेव ने कितने सालग सूड प्रबंधों का उल्लेख किया है? ठीक है जी, सारंगदेव ने कितने सालग सूड प्रबंधों का जो है व्याख्या किया है? तो 14 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो 14 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका 7। ठीक है जी, 7 हो जाएगा। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, व्याख्या में लिखा गया है कि सारंगदेव ने सालग सूड प्रबंधों की 7 संख्या मानी है। यह ग्रंथ 13वीं सदी के उत्तरार्ध में सारंगदेव द्वारा रचित संगीत रत्नाकर की रचना, उत्तरार्ध में सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर की रचना की। इसमें नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, जाति, मूर्छना इत्यादि का विवेचना किया गया है। इसके 7 अध्याय माने गए हैं। इस ग्रंथ में 264 रागों का वर्णन किया गया है। इसको सप्त अध्याय भी कहा जाता है। ठीक है जी, इसको सप्त अध्याय कहा जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, 15 नंबर, मोहम्मद दाबिर खान के शिष्य कौन है? मोहम्मद दाबिर खान के शिष्य कौन है? तो 15 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए। 15 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा राधिका मोहन मैत्रेय। राधिका मोहन मैत्रेय। ठीक है जी, तो व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। व्याख्या इसमें लिखा गया है, मोहम्मद दाबिर खान के शिष्य राधिका मोहन मैत्रेय हैं। राधिका मोहन जी का जन्म 1917 में हुआ था। इनके पहले गुरु बुद्धदेव दास गुप्ता जी थे। मृत्यु 1981 में हुआ। 1971 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। देखिए भंजनी किसका प्रकार है? भंजनी किसका प्रकार है? आपको 16 नंबर सवाल का सही उत्तर बताना है। तो भंजनी जो है आपका रूपक कलाप्ति का प्रकार है। रूपक कलाप्ति का प्रकार है भंजनी। ठीक है, व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। व्याख्या इसमें लिखा गया है, देखिए भंजनी रूपक अलाप्ति, रूपक अलाप्ति का प्रकार है। अलाप्ति भी अलाप का एक प्रकार था। अलाप्ति में राग के स्वरूप की पूर्ण रूप से व्यक्त किया जाता है। ठीक है जी, अलाप्ति 2 प्रकार का होता है। पहला राग अलाप्ति और रूपक अलाप्ति। ठीक है जी, राग अलाप्ति क्या होता है? तो इसमें स्वरों के प्रयोग से राग का तिरोभाव किया जाता था तथा यह ताल में बद्ध नहीं होती थी पर लय में बद्ध होती थी। देखिए रूपक अलाप्ति क्या है? तो ये 2 प्रकार के होते थे। पहला प्रतिग्रहणिका, दूसरा जो है भंजनी। भंजनी के 2 प्रकार, अस्थाय और रूपक भंजनी। ठीक है जी, तो व्याख्या आपने देखा। 17 नंबर सवाल बताइए। तो 17 नंबर सवाल बताना है, कह रहा है जयपुर सेनिया घराने के सितार में कितने पर्दे हैं? तो 17 नंबर का सही उत्तर बताना है आपको। 17 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका 17 पर्दे थे। क्या कितने थे जी? 17 पर्दे। जयपुर सेनिया घराने के सितार में 17 पर्दे। ठीक है जी, व्याख्या इसका पढ़िए। व्याख्या लिखा गया है, जयपुर सेनिया घराने में सितार में 17 पर्दे होते हैं। तानसेन को सेनिया घराने का आदि पुरुष माना जाता है। सेनिया घराने ने 12 प्रकार की वादन क्रियाओं को बताया है। सितार वाद्य का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। सितार को सहतार भी कहा जाता है। सह मतलब होता है 3। ठीक है जी, आपको बताना है सहतार कौन सी भाषा का शब्द है, बताइए, कमेंट करके बताइए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, हरिड़ास्व। हरिड़ास्व क्या है? हरिड़ास्व क्या है इस पे बताइए। हरिड़ास्व क्या है?
तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा, 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए मध्यम ग्राम की मूर्छना है हरिडास्व। ठीक है, व्याख्या इसका देखते हैं, व्याख्या इसका पढ़िए। व्याख्या में लिखा गया हरिडास्व मध्यम ग्राम की मूर्छना है। ठीक है जी, मध्यम ग्राम की मूर्छना है। मध्यम ग्राम की अन्य मूर्छना कौन कौन है? तो सौवीरी, हरिडास्व, कालोपनता, देखिए शुद्ध मध्यमा, मार्गी, पौरवी, हास्यका। और षडज ग्राम की मूर्छना कौन कौन है? तो उत्तर मंद्रा, रजनी, उत्तरायता, शुद्ध षडजा, मत्सरी, कृता, अश्वक्रांता और अभिरुद्रगता। ठीक है जी, अभिरुद्रगता। तो अगला सवाल 19 नंबर पढ़िए। 19 नंबर लिख रहा है अनंत मोहन जोशी किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो अनंत मोहन जोशी किस नाम से प्रसिद्ध थे आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा अंतु बुआ। क्या जी? अंतु बुआ। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। लिखा गया है अंतु बुआ के नाम से प्रसिद्ध थे। अनंत मोहन जोशी अंतु बुआ के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके गुरु विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी थे। इनका जन्म 8 मार्च 1881। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1955 में मिला था। इनकी मृत्यु 2 सितंबर 1967 में हुई थी। ठीक है, अगला सवाल 20 नंबर लिख रहा है। 20 नंबर पूछा गया है कि कृंतन शब्द का क्या अर्थ है? कृंतन शब्द का अर्थ बताइए। तो कृंतन शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा जी? 20 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका। कृंतन शब्द का अर्थ होता है आपका बी, एक आघात से एक से अधिक स्वर का उत्पत्ति। ठीक है, कृंतन का मतलब होता है, देखिए अगर इसका व्याख्या पढ़ लीजिए। कृंतन एक आघात से एक से अधिक स्वर का निकलना कृंतन कहलाता है। सवाल 21 नंबर पूछा गया है कि जंत्र, जंत्र किस वाद्य से संबंधित है? जंत्र किस वाद्य से संबंधित है? 21 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका त्रितंत्री से संबंधित है। तो क्या जी? त्रितंत्री से संबंधित है जंत्र। देखिए पढ़िए इसकी व्याख्या को। व्याख्या में लिखा गया है कि जंत्र त्रितंत्री वाद्य से संबंधित है। सारंग देव ने त्रितंत्री बीड़ा का वर्णन किया है। इसे बाद में जंत्र भी कहा जाने लगा। देखिए इसमें 7 तंत्रियां, 16 पर्दे। त्रितंत्री का विकास 2 रूपों में हुआ था, एक रूप तंबूरा, दूसरा रूप सितार। ठीक है जी। कृष्ण भक्त कवियों की रचनाओं आईने अकबरी, संगीत परिजात आदि ग्रंथों में त्रितंत्री बीड़ा का वर्णन है, जिससे स्पष्ट होता है कि सितार, तंबूरा, त्रितंत्री बीड़ा के ही 2 विकसित रूप है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 22 नंबर, कौन सा थाट मेजर स्केल के समान है? तो इसका सही उत्तर बताना है आपको। 22 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा जी, 22 का सही उत्तर हो जाएगा बी, बिलावल। ठीक है जी, बिलावल। इसकी व्याख्या को देख लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, व्याख्या में पढ़ते हैं, बिलावल थाट मेजर स्केल के समान है। ठीक है जी। मेजर्स कार्ड्स का अर्थ होता है बड़ी स्वर संगति संगति। षडज ग्राम पंचम को एक साथ गाने बजाने पर मेजर कार्ड्स होता है। ठीक है जी। 7 स्वरों को क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर बिलावल के स्वर प्राप्त होते हैं, यही मेजर स्केल है। ठीक है जी। तो मेजर स्केल बिलावल को कहा जाता है, याद रखिए। 23 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, गुणीदास किस संगीतज्ञ का उपनाम है? गुणीदास किनको कहा जाता है? तो बताना है आपको। 23 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, 23 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका। तो बताइए गुणीदास किस संगीतज्ञ का नाम है, आपको बताना है। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका जगन्नाथ बुआ। ठीक है जी, किनका नाम है? तो जगन्नाथ बुआ। इसकी व्याख्या को पढ़िए। तो व्याख्या देखिए, व्याख्या में लिखा गया है, व्याख्या में इसका पढ़ते हैं हम। जगन्नाथ बुआ को गुणीदास की उपाधि से जाना जाता है। देखिए पंडित रामकृष्ण बुआ बज्झे, इनका जन्म 1881 में सावंतवाड़ी के ओंकरा नामक ग्राम में हुआ था। इनका निधन 5 मई 1945 को पूना में हुआ था। बालकृष्ण बुआ, देखिए बालकृष्ण बुआ का नाम, बालकृष्ण बुआ का जन्म कोल्हापुर के पास चंदूर ग्राम में 1849 में हुआ। इनको कलावंत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। इनके शिष्यों में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, अनंत मोहन जोशी, नीलकंठ बुआ, वासन राव आदि हैं। ठीक है जी। अगला 24 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, रे म रेसा निशा नी, यह स्वर संगति किस राग की है? किस राग की है आपको बताना है, किस राग की है बताना है आपको। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा जी? सही उत्तर क्या हो जाएगा जी, आपको बताना है। 24 का सही उत्तर होगा, बताइए। 24 का सही उत्तर हो जाएगा शुद्ध सारंग। ठीक है जी। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया, देखिए
रे म रेसा नीसा नी, यह स्वर संगति शुद्ध सारंग। शुद्ध सारंग, शुद्ध सारंग राग की है, कल्याण थट से उत्पन्न है, जाति इसकी औडव साडव है, वादी ऋषभ है और संवादी पंचम है, न्यास के स्वर ऋषभ पंचम और निषाद। गायन समय मध्याह्न काल है और संप्रकृति राग है श्याम कल्याण। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछा गया है, कौन सी विद्या निबद्ध गायन शैली में नहीं आती है? निबद्ध गान शैली में कौन नहीं आती? निबद्ध गान शैली में कौन नहीं आती है, आपको बताना है। तो 25 का सही उत्तर बताइए। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका राग आलाप। ठीक है जी। अगला सवाल, इसका व्याख्या देख लीजिए। राग आलाप लिखा गया है, राग आलाप निबद्ध गान शैली में नहीं आता। देखिए, प्राचीन काल में यह अनिबद्ध गान के अंतर्गत राग आलाप का प्रमुख स्थान आता था। देखिए, किसी गीत के गायन से पूर्व किया जाने वाला आलाप राग आलाप कहलाता था। राग आलाप में 10 लक्षण का पालन पूर्ण रूप से किया जाता था। ठीक है जी। राग आलाप में राग का आविर्भाव तिरोभाव नहीं किया जाता है, न ही भावनाओं को व्यक्त किया जाता। ठीक है जी। अगला सवाल है 26 नंबर। 26 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 26 नंबर सवाल है, पाश्चात्य संगीत में रामामात्य जिन स्वरों पर बल नहीं, देखिए, पाश्चात्य संगीत में सामान्यतः जिन स्वरों पर बल नहीं होता उन पर बल देकर गति वैचित्र्य उत्पन्न करने को क्या कहते हैं? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सिंकोपेशन। क्या कहते हैं जी? सिंकोपेशन। आंसर क्या हो गया? सिंकोपेशन। 27 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, 27 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, भद्र लिख रहा है, भद्र नंद गात्रवर्ण और त्रिवर्ण किससे संबंधित है? आपको बताना है। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 27 का सही उत्तर हो जाएगा तलाश्रित। तलाश्रित से। ठीक है जी। तलाश्रित अलंकार से संबंधित है भद्रनंद और गात्रवर्ण और त्रिवर्ण। ठीक है जी। इसकी व्याख्या को पढ़ लीजिए। व्याख्या वही लिखा गया। देखिए, अगला सवाल देखिए, सही कूट को चुनिए। तो कथन और कारण दिया है, आपको बताना है। इसमें कथन क्या दिया है, यदि षडज की आंदोलन संख्या 240 है और पंचम की आंदोलन संख्या 360 है, तो तर्क में क्या दिया है, पंचम को अचल स्वर माना गया है, अतः षडज की आंदोलन संख्या बदल देने पर भी पंचम की आंदोलन संख्या 360 ही रहेगी। तो आप बता दीजिए इसका क्या होगा, कथन और कारण में कौन सही है कौन गलत है, आपको बताना है। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए 28 का सही क्या उत्तर होगा? 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है जी। ए सही है परंतु आर गलत है। साथियों नमस्कार। तो इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट बनाए थे जिसमें 28 नंबर तक सवाल हम देखे थे संगीत का। आज के प्रैक्टिस सेट में हम 29 नंबर से देखेंगे 75 नंबर तक सवाल। देखिए, आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 नेट सीटेट टेस्टेट सभी परीक्षाएं जिसमें संगीत से प्रश्न पूछे जाएंगे, रेलवे शिक्षक भी है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें 29 नंबर सवाल है, पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन ताल विषम पदी नहीं है? देख लीजिए, झप ताल की बात करें तो यह 10 मात्रा होता है इसमें और 4 विभाग होता है। वहीं आप झुमरा की बात करें तो 14 मात्रा 4 विभाग होता है। दीपचंडी की बात करें तो ये भी 14 मात्रा और कितना विभाग जी? 4 विभाग। ठीक है जी। लेकिन इसमें देखिए, आप ये कह रहा है कि इसमें एक ताल में आपको 12 मात्राएं और 6 विभाग होती हैं। ठीक है जी। तो आप इसमें देखा जाए तो ये देखिए, तीनों एक जाति का है जी। ठीक है। और यहाँ पे एक ताल का देख लीजिए। तो इनके जो एक ताल की बात करें, एक ताल की बात करें, देखिए इस एक ताल में आपको 12 मात्राएं मिलेगी और 6 विभाग मिलेंगे। ठीक है जी। और हर एक मात्राएं में मतलब आपको जो है 2-2 मात्राएं मिलेगी। 2-2 मात्राएं का मतलब हुआ सब में सम पद मिल रहा है। ठीक है नहीं जी। तो अब इसका एक ताल की बात करें, एक ताल इसमें आंसर हो जाएगा। एक ताल की बात करें तो आप देखिए 1 5 9 11
पर आपको ताली मिलेगा और 3 7 पर खाली मिलेगा। ठीक है जी। एक ताल की बात करें तो इसके ठेका का बोल देखिए, धीन धीन धागे तिरकिट तूना कत्ता धागे तिरकिट धीनना। ठीक है जी। तो ये आपका आंसर हो गया एक ताल। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 30 नंबर। 30 नंबर में देखिए, 30 नंबर में लिख रहा है कि संगीत रत्नाकर के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो संगीत रत्नाकर में आप इधर स्वर दिया है और इधर उसका वर्ण दिया है। ठीक है जी। तो आप देखिए यहाँ पे 30 नंबर सवाल का सही उत्तर बताइए। तो 30 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा अंतर्गंधार। अंतर्गंधार को आपको क्या माना गया है जी? अंतर्गंधार को डी में हो जाएगा, आपको अंतर्गंधार को शूद्र माना गया है। ठीक है जी। और ऋषभ और धैवत को देखिए, ऋषभ और धैवत को क्या माना गया है? तो ऋषभ और धैवत को आपको क्षत्रिय माना गया है, क्षत्रिय वर्ण का। ठीक है। और षडज मध्यम पंचम, षडज मध्यम और पंचम को, षडज मध्यम पंचम को आपको ब्राह्मण माना गया। ठीक है। और गंधार और निषाद को क्या माना गया है? वैश्य। तो याद रखिएगा, अंतर्गंधार को संगीत रत्नाकर में शूद्र वर्ण कहा गया है और ऋषभ और धैवत को क्षत्रिय वर्ण कहा गया है। और वहीं आपसे कहा जाए षडज मध्यम पंचमा को ब्राह्मण वर्ण और गंधार निषाद को वैश्य वर्ण कहा गया। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। ठीक है जी। आंसर क्या हो गया? डी। अगला सवाल इसमें आपसे पूछा जा रहा है, निम्न लिखित में से किस विद्वान ने रस सिद्धांत का अनुमितिवाद के रूप में निरूपण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भट्ट शंकुक। ठीक है जी। आंसर क्या हो जाएगा? भट्ट शंकुक। याद रखिए इसको, भट्ट शंकुक जी को याद रखिए। आप पढ़िए इसका व्याख्या पढ़िए। तो व्याख्या में लिखा गया है, रस सिद्धांत, रस सिद्धांत भारतीय संस्कृति एवं चिंतन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है। रस के स्वरूप को आनंदमय बताते हुए उपनिषद में रस हये वावम लब्ध वाड नंदी भवती कहा गया है। ठीक है जी। आचार्य शंकुक को अनुमितिवाद का निरूपण किया करने का जो है श्रेय प्राप्त है। अभिनव गुप्त को अभिव्यक्तिवाद से, भट्ट नानक की मुक्तिवाद से, भट्ट लोलट को उत्पत्तिवाद का जनक माना जाता है। ठीक है जी। तो भट्ट लोलट को उत्पत्तिवाद का जनक माना गया है। वहीं आपको भट्ट नानक को क्या माना गया है? कि मुक्तिवाद। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, 32 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, नाट्यशास्त्र के अनुसार निर्गित ध्रुवाओं, कह रहा है नाट्यशास्त्र के अनुसार निर्गित ध्रुवाओं को नाट्य के किस भाग में गाए जाने का निर्देश दिया गया है? ठीक है। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा, 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका पूर्वंग में। ठीक है जी। पूर्वंग। आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वंग। इसकी व्याख्या को पढ़िए। व्याख्या में लिखा गया है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखा गया 32वें अध्याय में ध्रुवा नाट्य के बारे में बताया गया है। निर्गित ध्रुवों को पूर्व अंग में गाया जाता है। ठीक है जी। 33 नंबर सवाल देखिए, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो बताना है आपको। देखिए, मध्यम षडज और तार षडज में अंतराल कितने का होता है? तो इसमें आपको 33 का सही उत्तर बता दीजिए। 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये सुमेलित नहीं है। बाकी आप देखिए सुमेलित कौन कौन है। मध्यम षडज और तार षडज के बीच अंतराल कितना है? 301 सेवर्ट का। और कोमा के बीच सेवर्ट कितना है जी? आपको 5 सेवर्ट। और लीमा के बीच सेवर्ट है 23 सेवर्ट। ठीक है जी। इसकी व्याख्या को पढ़ लीजिए। इसकी व्याख्या में लिखा रहा है, मध्यम षडज से तार षडज के अंतराल 301 सेवर्ट से, कोमा 5 सेवर्ट से और लीमा 23 सेवर्ट से संबंधित है। ठीक है जी। 34 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ध्रुपद में निम्नलिखित में से कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो ध्रुपद में आपको बताना है। तो ध्रुपद में कौन पाए जाते हैं? 34 का सही उत्तर बता दीजिए। तो आपको ध्रुपद में, आप देखिए ध्रुपद में आपको पाया जाता है गमक पाया जाता है, मीड पाया जाता है और उसके बाद उपज पाया जाता है, मुर्की नहीं पाया जाता। ठीक है जी। इसका व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में इसका लिखा गया है, ध्रुपद गायन में गमक, मीड, उपज का प्रयोग होता है। सर्वप्रथम ग्रंथ राजा मानसिंह की मान कौतूहल की रचना ध्रुपद की शैली पर प्रकाश डालता है। ध्रुपद की 4 बाणियाँ मानी गई थी, गोबरहार बाणी, डागुर बाणी, खंडार बाणी और नौहार बाणी। ठीक है जी। ध्रुपद गीत
विशेष रूप से तिबरा, सूलताल, आड़ाचरताल और रुद्रताल आदि में होता है। ध्रुपद के साथ पखावज या मृदंग की संगत की जाती है। ध्रुपद के 4 अंग होते हैं: उद्ग्राह, ध्रुव, अभोग और अंतरा। ठीक है जी, तो 4 ये पार्ट हो गए। ठीक है जी, उद्ग्राह, ध्रुव, अभोग और अंतरा। ठीक है। अगला सवाल आपसे देखिए, अगला सवाल सही कूट। आपको कथन और कारण में बताना है, सही कूट चुनना है। देखिए कथन में कहा जा रहा है सांगीतिक शैली सादरा, सादरा के साथ झप ताल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका तर्क दिया गया है, सादरा गीत शैली ध्रुपद और ख्याल के बीच सेतु है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बता दीजिए। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा जी, ए तथा बी दोनों सही है, इसका बी हो जाएगा। ठीक है जी, ए तथा आर दोनों, मतलब कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, इसका व्याख्या पढ़ लीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है 36 नंबर, संचारी भाव को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। संचारी भाव को और अन्य किस नाम से जानते हैं, तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा, 36 का सही उत्तर हो जाएगा व्यभिचारी भाव। ठीक है जी, व्यभिचारी भाव। ठीक है, इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या को पढ़िए। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में 33 प्रकार के व्यभिचारी भाव बताए गए हैं। प्राणी के हृदय में अस्थायी रूप से रहने वाले भाव अलौकिक राग और द्वेष की क्रियाओं के कारण जगते हैं, तो उनमें व्यभिचारी भाव भी जाता है। ठीक है, व्यभिचारी भाव सौंदर्य चेतना को लेकर प्रकट होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको 37 नंबर आपको सुमेलित करना है। ठीक है जी, तो सुमेलित करिए इसको। 37 नंबर सवाल का सही उत्तर बताइए। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा आपको, 37 का देखिए ए का 4 हो जाएगा। ए का आपको ए का हो जाएगा 4, ए का 4। आलंबन का मतलब हो गया विभाव। ठीक है जी, और वहीं आपको ए का 4 हो गया, बी का हो गया 3, बी का हो गया 3 क्या जी, तो बी का हो गया 3 और सी का कितना हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का आपको इसमें से डी का हो जाएगा आपका 2। ठीक है जी, डी का क्या हो गया 2, तो मिलाइए इसको। उत्साह का मतलब आपको हो गया अस्थाई भाव। ठीक है, और वाचिक आंगिक का मतलब क्या हो गया आपको अनुभाव, क्या होगा जी अनुभाव, और इसका गर्भ का मतलब हो गया आपको संचारी भाव। ठीक है, तो ये आपको देखना है, मिलाना है, क्या होगा जी 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2 देखिए मिलाइए, 4 3 1 2, 4 3 1 2 आपकी किस में है, तो सी में है, सी में है। ठीक है जी, इसका डिटेल आप पढ़ लीजिए, डिटेल इसका पढ़िए। 38 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, समान लंबाई मोटाई व खिंचाई के लोहे व पीतल के तार होने पर पीतल के तार की आवृत्ति कितनी होगी, कितनी होगी, तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 38 का सही उत्तर हो जाएगा कम होगी। इसका क्या होगा जी, पढ़िए। समान, देखिए लिख रहा है समान लंबाई मोटाई व खिंचाई के लोहे व पीतल के तार होने पर पीतल के तार की आवृत्ति कितनी होगी, तो लोहे से कम होगी। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। 39 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, बाण बीड़ा, बाण बीड़ा में कितनी तंत्रियां हैं, बाण बीड़ा में कितनी तंत्रियां हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 100। ठीक है जी, कितना होगा जी, तो 100 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी व्याख्या को पढ़ लीजिए, इसकी व्याख्या को पढ़िए। व्याख्या में लिखा है, बाण बीड़ा 100 तंत्रियों से युक्त होता है। बाण नामक बीड़ा को सततंत्री बीड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस बीड़ा का दंड उदुमवर अथवा पलाश की लकड़ी से बनाया जाता है। इसके दंड में 10 छिद्र किए जाते थे, प्रत्येक छिद्र में 10 तार को बांधा जाता था, इसलिए इसमें 100 तार होते थे। ये 100 तारों वाला बाध कलकत्ता संग्रहालय में कात्यायनी बीड़ा के नाम से रखा गया है। ठीक है जी, अगला सवाल 40 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, ऋग्वेद के मंत्राक्षरों के अतिरिक्त जिन वर्णों का प्रयोग 2 स्वरों या अक्षरों के बीच के खाली स्थानों को भरने के लिए किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। 40 का सही उत्तर बता दीजिए। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपको स्तोभ कहते हैं। क्या कहते हैं जी, स्तोभ। व्याख्या पढ़िए इसमें, व्याख्या में लिखा गया है, ऋग्वेद में
मंत्राक्षरों के अतिरिक्त स्तोभ के द्वारा खाली स्थानों को भरा जाता है। ऋग्वेद में गीत के लिए गिर, गातु, गाथा, गायत्र, गीति व साम शब्दों का प्रयोग किया जाता था। इस काल में रचनाएं स्वरावलियों में निबद्ध होने के कारण स्तोत्र कहलाती है। गीत प्रबंधों को गाथा कहा जाता था। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, 41 नंबर सवाल लिख रहा है। 41 नंबर सवाल में लिखा गया है गात्रबीड़ा। गात्रबीड़ा जानी जाती है। गात्रबीड़ा किस नाम से जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? 41 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए। तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए 41 का सही उत्तर हो जाएगा डी, गात्रबीड़ा। डी क्या कह रहा है जी? प्रयुक्त स्वर संकेतों को अंगुलियों के माध्यम से प्रकट करने के लिए जानी जाती है। ठीक है जी, गात्रबीड़ा। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, इसकी व्याख्या को पढ़ लीजिए। 42 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, द म्यूजिक ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द म्यूजिक ऑफ इंडिया के लेखक कौन है बताइए। तो द म्यूजिक ऑफ इंडिया के लेखक 42 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपको हर्बर्ट ए पोपली। हर्बर्ट ए पोपली द म्यूजिक ऑफ इंडिया के लेखक हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या को पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है द म्यूजिक ऑफ इंडिया हर्बर्ट ए पोपली द्वारा लिखा गया है। द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान फॉक्स एस्टुंगवेज अभिनव राग मंजरी संगीत शास्त्र भातखंडे जी द्वारा। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजिक इंजीनियर क्लेमेंट्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है जी। अगला सवाल 43 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। 43 नंबर सवाल में लिखा गया, देखिए 43 नंबर सवाल में पढ़िए, संगीत रत्नाकर के 10 विध। संगीत रत्नाकर के 10 विध। संगीत रत्नाकर के 10 विध राग वर्गीकरण के अनुसार मार्गी व देसी रागों की संख्या बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मार्गी राग 6 है और देसी राग आपको 4। ठीक है जी। तो आप इसका व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है संगीत रत्नाकर के 10 विध राग वर्गीकरण में मार्गी व देसी रागों की संख्या 64 है। इसमें 264 रागों को 10 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यही ग्राम राग वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण के प्रारंभिक 6 मार्ग और 4 देसी संगीत है। ठीक है जी। वर्गीकरण का प्रारंभिक आधार जो है 6 मार्ग और 4 देसी संगीत है। ठीक है जी। अगला सवाल 44 नंबर सवाल पढ़िए। 44 नंबर सवाल लिखा गया है भिन्न को चुनिए, इसमें अलग कौन है उसको चुनना है आपको। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा, देखिए अभिनव गीतांजलि। देखिए अभिनव राग मंजरी, श्री मलक्षय संगीतम, ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया, अभिनव गीतांजलि। ये अभिनव गीतांजलि भिन्न है। ठीक है जी, जबकि ये तीनों समान है। ठीक है, इसकी व्याख्या को पढ़ लीजिए, व्याख्या में क्लियर होगा आपको। अभिनव गीतांजलि रामाश्रय झा, इनको राम रंग कहा जाता है, इनके द्वारा लिखा गया है। अभिनव राग मंजरी श्री मलक्ष्य संगीतम, ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया, ये तीनों ग्रंथ भातखंडे जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है जी, जबकि अभिनव गीतांजलि रामाश्रय झा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा गया 45 नंबर सवाल। देखिए निम्नलिखित में सुधा कलश रचित ग्रंथ कौन सा है? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपका संगीतोपनिषद सारोधार। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। पढ़िए इसके व्याख्या को। संगीतोपनिषद सारो द्वारा लिखित सुधा कलश द्वारा, ये जो संगीतोपनिषद सारो द्वारा ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो सुधा कलश द्वारा लिखा गया है 1350 में। सुधा कलश जी ने प्रबंधों की संख्या 102 मानी है और संगीत रत्नाकर में टीका संगीत सुधाकर संस्कृत भाषा में और सेतु नामक टीका किया गया है। ठीक है, संगीत रत्नाकर में टीका जो किया गया उसका नाम क्या है? संगीत सुधाकर संस्कृत भाषा में, और दूसरा जो है सेतु नामक टीका जो है आपको किया गया है। सेतु भी एक टीका है संगीत रत्नाकर पर। ठीक है जी, ब्रज भाषा में किया गया है।
तो सेतु नामक टीका जो है ब्रज भाषा में किया गया है। अगला सवाल देखिए, सौवीरी किस ग्राम की प्रथम मूर्छना है? सौवीरी जो है किस ग्राम की प्रथम मूर्छना है? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका मध्यम ग्राम की। ठीक है जी, मध्यम ग्राम की। व्याख्या को पढ़ लीजिए। सौवीरी मध्यम ग्राम की मूर्छना मानी गई है। देखिए, मध्यम ग्राम की अन्य मूर्छना है सौवीरी, सौवीरी, हरिणास्वा, कलोपनता, शुद्ध मध्या, मार्गी, पौरवी, हृदय का। ठीक है जी। अगला सवाल इसमें देख लीजिए, 47 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अहोबल ने कितने शुद्ध और विकृत स्वर बताए हैं? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, 7 शुद्ध और 22 विकृत स्वर माने हैं। टोटल 29 माने। ठीक है जी, टोटल 29 माने हैं। पढ़िए इसकी व्याख्या को। व्याख्या में लिखा गया है, संगीत परिजात 1650 ईस्वी में अहोबल द्वारा रचित ग्रंथ है। बीड़ा के तार पर स्वरों को स्थापित करने की पद्धति का विकास किया गया। पंडित जी ने 7 शुद्ध और के साथ 15 विकृत स्वर भी माने हैं। इसके अतिरिक्त 56 अलंकारों का वर्णन भी इसी ग्रंथ में मिलता है। 122 रागों का वर्णन भी मिलता है। ठीक है जी। तो 7 शुद्ध और 15 विकृत, 7 शुद्ध और 15 विकृत कहाँ दिया है? तो 7 शुद्ध और विकृत 22। 48 नंबर सवाल देख लीजिए। 48 नंबर, अभिनव गुप्त ने कितने अस्थाई भावों का उल्लेख किया है? तो अभिनव गुप्त ने कितने अस्थाई भावों का उल्लेख किया है? तो ये आंसर हो जाएगा 9। आंसर क्या होगा जी? 9। ठीक है जी, तो 9 लिखिए इसमें, 9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभिनव गुप्त ने अस्थाई भावों की संख्या 9 मानी है। अभिनव गुप्त ने 10वीं शताब्दी में अभिनव भारती नामक ग्रंथ की रचना की। यह भरतकृत नाट्य शास्त्र की टीका है। अभिनव गुप्त ने रस के संबंध में अपने मत को स्थापित और प्रमाणित किया। ठीक है। 49 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित किन रागों में पंचम और ऋषभ स्वर संगति है? तो आपको बताना है। 49 का सही उत्तर बताइए। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा बी। 49 का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा मतलब आपको छायानट और कामोद में। व्याख्या इसका पढ़िए। 50 की व्याख्या को पढ़िए। 49 नंबर सवाल का व्याख्या देखिए। व्याख्या लिखा हुआ है, व्याख्या इसमें लिख रहा है, देखिए, पंचम और ऋषभ स्वर संगीति छायानट और कामोद राग में प्रयोग किया जाता है। कामोद कल्याण थाट का राग है। जाति साडो संपूर्ण, वादी पंचम और संवादी क्या है जी? ऋषभ। गायन समय रात्रि का प्रथम पहर है। न्यास के स्वर हैं षडज, ऋषभ, पंचम और सम प्रकृति राग है हमीर। ठीक है जी। छायानट की बात करें, कल्याण थाट से उत्पन्न है। संपूर्ण इसकी जाति है। वादी पंचम, संवादी ऋषभ है। न्यास के स्वर है पंचम, ऋषभ और षडज। गायन समय रात्रि का आपका प्रथम पहर है और इसका सम प्रकृति राग है कामोद। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, 50 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 50 नंबर सवाल है, होल्महोल्ट्ज को जाना जाता है। तो होल्महोल्ट्ज को किस लिए जाना जाता है? आपको 50 का सही उत्तर बताना पड़ेगा। तो आपका स्वर संवाद के लिए। ठीक है जी, स्वर संवाद के लिए। व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या में लिखा गया है, व्याख्या में लिखा गया है कि होल्महोल्ट्ज, व्याख्या इसका पढ़िए। होल्महोल्ट्ज को स्वर संवाद के लिए जाना जाता है। मध्यकाल में सामान्य रूप शास्त्रकारों ने मेल शब्द का प्रयोग किया। पंडित भातखंडे ने थाट पद्धति को व्यवस्थित किया तथा 32 थाटों को माना और 32 थाटों में से 10 को मुख्य माना। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। 51 नंबर सवाल लिख रहा है, साम के स्वरमय स्वरूप को क्या कहते हैं? तो साम के स्वरमय स्वरूप को क्या कहेंगे जी? तो 51 का सही उत्तर बता दीजिए। 51 का सही उत्तर हो जाएगा गान। साम के स्वरमय स्वरूप को गान कहते हैं। ठीक है। इसकी व्याख्या को देख लीजिए। व्याख्या लिखा गया है, साम के स्वरमय स्वरूप को गान कहते हैं। साम गायन में 3 गायक होते थे, प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता। मुख्य गायक उद्गाता तथा शेष 2 सहयोगी होते। साम गान के प्रमुख 5 भेद होते हैं। हिंकार या हुंकार,
प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार और निधन। ठीक है जी। सामगान में स्वरों का विशेष महत्व है। साम के आरंभ में ओम स्वर से शुरू करने की परंपरा थी। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए 52 नंबर, सालग सूड प्रबंध के प्रकार बताइए। कितने हैं सालग सूड प्रबंध के, कितने प्रकार हैं? तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 7 प्रकार है। ठीक है जी। इसका व्याख्या पढ़ लीजिए। सालग सूड प्रबंध, सालग सूड प्रबंध के 7 प्रकार होते हैं। इनके नाम क्या है? तो ध्रुव, मध्य और प्रतिमध्य, निस्सारुक, अड्ड, रास और एक ताली। ठीक है जी। तो सालग सूट के 7 भेद हो गए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, यदि बिलावल के स्वरों में मध्यम को षड्ज मान लिया जाए तो किस राग के स्वर प्राप्त होंगे? मध्यम को यदि षड्ज मान लेंगे तो किस राग के स्वर प्राप्त होंगे? आप बताइए। 53 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, तो राग यमन प्राप्त होगा। ठीक है। अब इसकी व्याख्या को देख लीजिए। व्याख्या के रूप में हम देखते हैं तो इसमें लिखा जा रहा है कि बिलावल के स्वरों में मध्यम को षड्ज माना जाए तो यमन राग के स्वर प्राप्ति होगी। ठीक है। यमन की बात करें, कल्याण थाट से उत्पन्न है, जाति संपूर्ण संपूर्ण है, वादी गंधार और संवादी निषाद है, गायन समय इसका रात्रि का प्रथम पहर है। काफी की बात करें तो काफी थाट से उत्पन्न है, जाति संपूर्ण संपूर्ण, वादी पंचम और संवादी षडज है, गायन समय मध्य रात्रि। और वहीं पूर्वी की बात करें, राग पूर्वी की बात करें तो पूर्वी थाट से उत्पन्न है, जाति संपूर्ण संपूर्ण है और वादी गंधार और संवादी निषाद है और गायन समय दिन का अंतिम पहर। देवगिरी बिलावल की बात करें, बिलावल थाट से उत्पन्न है, जाति आडव संपूर्ण है, वादी षडज, संवादी पंचम, गायन समय दिन का प्रथम पहर है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। 54 नंबर सवाल पूछा गया है, इसको आपको सुमेलित करना है। ठीक है। एक तरफ आपको दिया है राग दिया है और दूसरी तरफ आपको थाट दिया है, तो बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 54 का सही उत्तर बताइए। तो 54, ये सवाल नंबर है 54। सवाल नंबर कितना है जी? तो 54 सवाल नंबर है। तो इसमें आपको बताना है, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बिलासखानी तोड़ी किस थाट से उत्पन्न है, आप बताइए। तो 54 में देखिए बिलासखानी तोड़ी हो जाएगी आपको भैरव थाट से। ठीक है जी। भैरव थाट से उत्पन्न है। और वहीं आपकी बात करें तिलक का मोद, तो तिलक का मोद किससे उत्पन्न है? तो तिलक का मोद आपका खमाज थाट से, तिलखा सांप होता है इसका ट्रिक। और मुल्तानी, मुल्तानी जो होता है, मुल्तानी राग होता है ये तोड़ी थाट से, मुल्तानी जो है मुल्तान तोड़ इसका ट्रिक है। और देसी राग जो है देसी असावरी थाट से उत्पन्न है। ठीक है। देसी आशा याद रख लीजिएगा। तो इस तरह से आप इसको देख लिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या जी? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका डी, 2 1 4 3। ठीक है। आप इसका व्याख्या पढ़ लीजिए। पूछा जा रहा है 55 नंबर सवाल में कौन से ताल भिन्न है? तो भिन्न ताल को आपको चुनना है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 55 का सही उत्तर हो जाएगा जी। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा डी, सूल ताल। सूल ताल इन तीनों से भिन्न है। कैसे भिन्न है व्याख्या में देखते हैं। तो व्याख्या में देखिए लिखा गया है, व्याख्या में लिखा जा रहा है सूल ताल 10 मात्रा की ताल है। ठीक है जी। इस ताल की संगत ध्रुपद अंक की गायकी के साथ की जाती है। 5 विभाग होते हैं, 1 5 7 पर ताली और 3 9 पर खाली होता है। ठीक है। इसके बोल को देखिए तो आपको धाधा दिनता किटधा दिनता तेटे कत गदिगन। ठीक है जी। धाधा दिनता किटधा तेटे कत गदिगन। ठीक है जी। तो आड़ा चार ताल देखिए, अब वहीं आड़ा चार ताल, धमार, दीपचंडी ये सभी 14 मात्रा के ताल है, जबकि सूल ताल 10 मात्रा का, इसलिए इसको भिन्न कहा है, ये भिन्न है। ठीक है जी। स्वर मेलका निधि के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं रामामात्य जी हैं। स्वर मेलका निधि के लेखक रामामात्य जी हैं। इसके बारे में व्याख्या देख लीजिए। स्वर मेलका निधि 1550 ईस्वी में रामामात्य द्वारा लिखा गया। इस ग्रंथ में 5 अध्याय हैं। देखिए उपोद्रघात प्रकरण है, स्वर प्रकरण है, बीड़ा प्रकरण है, मेल प्रकरण है और राग प्रकरण है। ठीक है जी। रामामात्य जी 20 थाटों में से 63 राग माने हैं। इन्होंने 7 शुद्ध और 7 विकृत स्वरों का वर्णन भी किया है। ठीक है जी। देखिए अगला सवाल देखिए, भिन्न बेसरा साधारण इंगित करते हैं किसको? तो ये हो गया गीति को। ठीक है जी, गीति को। इसकी व्याख्या पढ़िए। इसमें लिखा गया है भिन्न बेसरा साधारणा गीति को इंगित करते हैं। ठीक है। महर्षि भरत ने मागधी, अर्धमागधी, पृथुला, संभाविता नामक 4 गीतियों का वर्णन किया है। ये चारों गीतियाँ पद तथा ताल के अनुसार बटी थी। पंडित सारंग देव ने 5 प्रकार की गीतियों को माना है। तो कौन कौन है? तो शुद्ध गीति, भिन्ना गीत,
गौड़ गीत और बेसरा गीत और साधारणी गीत। ठीक है जी। 58 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, राग शुद्ध सा रंग में रे म रे सा के स्थान पर ग म रे सा का प्रयोग किया जाए तो कौन सा राग प्रकट होगा? तो आपको बताना है। 58 का सही उत्तर हो जाएगा, 58 का सही उत्तर हो जाएगा जी, तो राग श्याम कल्याण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है जी। देख लीजिए इसकी व्याख्या को। राग शुद्ध सा रंग, राग शुद्ध सा रंग, देखिए राग शुद्ध सा रंग में रे म रेसा के स्थान पर गम रेसा का यूज करिएगा तो श्याम कल्याण राग प्रकट हो जाता है। श्याम कल्याण कल्याण थाट से उत्पन्न है, जाति इसकी साडव संपूर्ण है, वादी पंचम संवादी षडज है, न्यास के स्वर हैं षडज षडज पंचम और निषाद। गायन समय इसका रात्रि का प्रथम पहर है, सम प्रकृति राग इसका शुद्ध सारंग है। ठीक है जी। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, गीत के विभिन्न भागों को क्या कहते हैं? तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा आपका विदारी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? विदारी। इसकी व्याख्या को देख लीजिए, व्याख्या हम पढ़ते हैं। इसमें व्याख्या लिखा गया, गीत के विभिन्न भागों को विदारी कहते हैं। गीत स्वर लय तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना को गीत कहते हैं। छंद किसे कहते हैं? तो गीत रचना के छंद या कविता का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। मात्रा तथा वर्णों के आधार पर भिन्न प्रकार के छंद होते हैं। जिस छंद में 10 मात्रा होती है वह सूल ताल झप ताल में निबद्ध किया गया होता है। ठीक है। 60 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, किस कलाकार ने टप्पा शैली पर आधारित बंदिशें बजाई हैं? तो आपको इसका बताना है। 60 का सही उत्तर बताइए। तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बुद्धादित्य मुखर्जी। ठीक है जी, बुद्धादित्य मुखर्जी। इनकी व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या में लिखा गया है, बुद्धादित्य मुखर्जी ने टप्पा गायन शैली पर आधारित बंदिश बनाई है। बुद्धादित्य मुखर्जी सितार वादक हैं, बीजी जोग वायलिन वादक हैं। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए किस ग्रंथ में पुरुष और स्त्री पर आधारित राग वर्गीकरण का वर्णन किया गया है सर्वप्रथम? तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा आपका संगीत मकरंद में। ठीक है जी, सी संगीत मकरंद में। आप देखिए संगीत मकरंद पुरुष लिखा गया है व्याख्या में, संगीत मकरंद पुरुष स्त्री पर आधारित राग वर्गीकरण के बारे में बताता है। ठीक है। इस ग्रंथ की रचना 8वीं शताब्दी में नारद द्वारा किया गया था। इस ग्रंथ में पुरुष राग 20 हैं, स्त्री राग 24 और नपुंसक राग 13 माने गए हैं। इन्होंने 6 राग 36 रागनियों का भी उल्लेख किया है। 62 नंबर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, संन्यास विन्यास और अंतरमार्ग का वर्णन किस ग्रंथकार ने किया है? ठीक है, संन्यास विन्यास और अंतरमार्ग। तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा, 62 का सही उत्तर हो जाएगा सारंगदेव। ठीक है जी। व्याख्या पढ़ लीजिए, व्याख्या में लिखा गया, संन्यास विन्यास और अंतरमार्ग का वर्णन सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में किया है। संगीत रत्नाकर पर प्रायः 7 टीकाओं का सृजन हुआ है। ठीक है, किंतु इस काल में तो संस्कृत की 2 ही प्रकाशित टीकाएं उपलब्ध हैं, एक सिंह भूपाल और दूसरी कलीनाथ की है। ठीक है। इस ग्रंथ में 7 अध्याय हैं। स्वर अध्याय में संन्यास विन्यास अंतरमार्ग के बारे में बताया गया है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, 63 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, किस राग के ध्यानों में शिव को चित्रित किया गया है? किस राग के ध्यानों में शिव को चित्रित किया गया है? तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा आपका राग भैरव में। ठीक है जी, इसलिए उनको भैरव बाबा कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है। 64 नंबर सवाल देख लीजिए, लोचन ने अपने ग्रंथ में कितने संस्थानों का वर्णन किया है? तो लोचन ने कितने संस्थानों का वर्णन, ग्रंथ में कितने संस्थानों का वर्णन किया है? तो आप बताइए। 64 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 12 संस्थानों का वर्णन किया है। देखिए व्याख्या में देखते हैं, व्याख्या में लिखा गया है, लोचन ने अपने ग्रंथ में राग तरंगिणी, लोचन ने अपने ग्रंथ राग तरंगिणी में 12 संस्थानों का वर्णन किया है। लोचन ने 7 शुद्ध 9 विकृत स्वर माने हैं। इसमें 24 हंगामा तथा 12 मुकाम की चर्चा भी की गई है। इसके साथ साथ रागों के समय सिद्धांत पर भी चर्चा की गई है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, राग पिल्लू किस अंग का है? तो राग पिल्लू आप बताइए। 65 का सही उत्तर बता दीजिए। 65 का सही उत्तर रहेगा काफी थाट से उत्पन्न है। ठीक है, राग पिल्लू। इसका देखिए व्याख्या में हम लिखते हैं, व्याख्या पढ़ रहे हैं इसमें, राग पिल्लू काफी अंग का राग है। इसकी जाति संपूर्ण है, वादी गंधार संवादी निषाद है। इसका गायन समय दिन का तीसरा पहर है,
तोड़ी की बात करें, तोड़ी थाट से उत्पन्न होता है। जाति संपूर्ण संपूर्ण, वादी धैवत, संवादी गंधार, गायन समय दिन का दूसरा पहर। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए 66 नंबर पूछा गया, लंघन और अभ्यास किसे इंगित करते हैं? लंघन और अभ्यास बताइए किसको इंगित करते हैं? तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा, 66 का कमेंट करिए, 66 का आप कमेंट करिए। 66 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 66 का सही उत्तर हो जाएगा अल्पत्व और बहुत्व को इंगित करते हैं। ठीक है जी, व्याख्या इसकी देखिए, व्याख्या इसकी पढ़ते हैं। तो व्याख्या में लिखा गया है, व्याख्या में लिख रहा है कि लंघन और अभ्यास अल्पत्व बहुत्व से संबंधित है। रागालाप में अल्पत्व और बहुत्व का बहुत महत्व था। अल्पत्व का अर्थ है किसी स्वर का राग में कम महत्व दिखाना। लंघन द्वारा अल्पत्व दिखाते समय आरोह अवरोह में कोई स्वर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अनाभ्यास क्या होता है? तो जब किसी स्वर का प्रयोग तो हो पर कम हो और उस पर बार बार अभ्यास न किया जाए, अर्थात उस पर न तो अधिक बार गाया जाता है और न अधिक देर तक उस पर रुका जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? अनाभ्यास अल्पत्व कहते हैं। ठीक है जी, 67 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए, राग यमनी बिलावल में किस स्वर के दोनों रूपों का प्रयोग होता है? तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा आपका मध्यम का। ठीक है जी, मध्यम का। इसकी व्याख्या को देख लीजिए, व्याख्या में लिखा जा रहा है, व्याख्या में बताया जा रहा है कि राग यमनी बिलावल में दोनों रूपों में मध्यम का प्रयोग होता है। यमनी बिलावल कल्याण थाट का राग है, जाति इसकी संपूर्ण संपूर्ण है, वादी पंचम है, संवादी षडज है और न्यास का स्वर इसका षडज गंधार पंचम है। गायन इसका दीन का प्रथम पहर है। संप्रकृति राग की बात करें तो देवगिरी बिलावल है। राग यमन तथा बिलावल के मिश्रण से बनता है। ठीक है, यमनी बिलावल। तो यमनी बिलावल किस किस राग यमन और बिलावल। ठीक है, इसमें देखिए द्रुत मध्य और विलंबित लय की क्रमानुसार गति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं जी? तो इसको गोपूछा कहते हैं, गोपूछा कहते हैं। देखिए इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं, व्याख्या पढ़िए, इसका व्याख्या लिखा गया है, द्रुत मध्य विलंबित लय गोपूछा से संबंधित है। गोपूछा यति से संबंधित है। यति लय के चाल क्रम को यति कहा जाता है। लय की प्रयोग विधि को यति कहा जाता है। यति के 5 प्रकार माने गए हैं, समा, स्त्रोगता, मृदंगा, मृंदगा, पिपीलिका और गोपच्छा। ठीक है जी, अगला सवाल 69 नंबर है, रणसिंगा किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? रणसिंगा किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ये बीतत है। ठीक है जी, बीतत वाद्य यंत्र है। देखिए इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए, रणसिंगा बीतत श्रेणी का वाद्य यंत्र है। देखिए तत्वाद तार वाले वाद्य को, जैसे बीड़ा, रुद्र बीड़ा, वायलिन, सरोद, तानपुरा, सितार, सुशीरा फूंक से मार के बजाते हैं उसको शहनाई, बांसुरी, वीण, क्लानेट और शंख। ठीक है जी, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, लोकगीत भवैया किस प्रांत से संबंधित है? लोकगीत भवैया किस प्रांत से संबंधित है? तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बंगाल से। भवैया बंगाल से संबंधित है। इसका व्याख्या पढ़ लीजिए, इसमें लिखा गया है, देखिए इसमें लिखा जा रहा है कि भवैया लोकगीत बंगाल प्रांत से संबंधित है। इस गीत में विरह को प्रमुखता दी जाती है। इस गीत के साथ 2 तार बाध बजाया जाता है। इन गीतों में 4 मात्रा की ताल प्रमुखता से प्रयुक्त होती है। इसके कुछ गीत ताल से रहित भी होते हैं। ठीक है, अभिनव भारती किस ग्रंथ की टीका है? अभिनव भारती किस ग्रंथ की टीका है? तो 71 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, 71 का सही उत्तर हो जाएगा बी, नाट्य शास्त्र का टीका है अभिनव भारती। व्याख्या पढ़ लीजिए, व्याख्या में लिखा गया, अभिनव भारती नाट्य शास्त्र ग्रंथ की टीका है। देखिए अभिनव गुप्त ने 10वीं शताब्दी में अभिनव भारती नामक ग्रंथ की रचना की। भरतकृत नाट्य शास्त्र की यह टीका है। ठीक है, मान कुतूहल के लेखक कौन है? मान कुतूहल के लेखक का नाम बताइए। तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा आपका मान सिंह तोमर। ठीक है जी, व्याख्या पढ़िए, इसमें व्याख्या में लिखा गया है, मान सिंह तोमर, मान सिंह तोमर देखिए कार्यकाल इनका है 1486 से 1516 द्वारा मान कुतूहल प्रसिद्ध रचना किया गया था, जिसकी फारसी अनुवाद राग दर्पण के नाम से हुआ है। इसमें 10 सर्ग मतलब अध्याय हैं, जिसमें रागों के समय, अक्षर व फकीरुल्लाह के समकालीन संगीतज्ञों का वर्णन किया गया। ठीक है, अगला सवाल है, मागधी, संभाविता और पृथुला किसके प्रकार हैं? तो 73 का सही उत्तर बता दीजिए। 73 का सही उत्तर हो जाएगा, ये है पदाश्रित गीत के।
पदाश्रित गीत के प्रकार हैं मागधी, संभाविता और पृथुल्ला। ठीक है, व्याख्या इसका पढ़ते हैं। मागधी, संभाविता और पृथुल्ला पदाश्रित गीत के प्रकार हैं। ठीक है, 74 नंबर सवाल इसमें देखिए, 74 नंबर सवाल इसमें सुमेलित करना है। देखिए, दोनों गंधार और निषाद किस राग में प्रयोग होता है? इधर राग दिया है, इधर आपको स्वर दिए हैं। तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा, 74 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 74 का सही हो जाएगा आपका 1 का 3, मतलब आपका जय जयवंती। जय जयवंती राग में आपका दोनों गंधार और दोनों निषाद प्रयोग होता है। उसके बाद आपको हो जाएगा जय जयवंती, उसके बाद 4 नंबर हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, मतलब आपको उत्तरांग प्रधान राग है आपको राग सोहनी। ठीक है, और सी का क्या हो जाएगा? तो सी का 1 हो जाएगा, गंभीर प्रकृति का राग है दरबारी कन्नड़ा। ठीक है जी, और आपको कल्याण थाट से छाया नट राग उत्पन्न होता है। तो ये देखिए आपका 3 हो गया, और उसके बाद आपका क्या हो गया? 2 का 4 हो गया, और उसके बाद आपका ये 1 हो गया गंभीर प्रकृति वाला राग दरबारी, और इसका 2 हो गया, मतलब 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 कहाँ है देखना है आपको? 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 आपको सी में है। ठीक है जी, 3 4 1 2 सी में है, इसका सही उत्तर आप सी मारिए। ठीक है, 75 नंबर सवाल देखिए, 75 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, लिख रहा है सही क्रम से इनको सजाइए, कलाकारों को सही क्रम से आपको सजाना है। तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा, देखिए 75 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी सही है, बरकतुल्ला खां, उनके बाद आशिक अली खां, उसके बाद मुश्ताक अली खां, उसके बाद देवव्रत चौधरी। ठीक है जी, तो सही क्रम है आपका सी में। ठीक है, बरकतुल्ला खां पहले, उसके बाद आशिक अली खां, उसके बाद मुश्ताक अली खां, और उसके बाद देवव्रत चौधरी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। थैंक यू।